इस साइंस फिक्शन एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है नेक्रोमोंगर नाम की एक एडवांस सिविलाइजेशन को दिखाते हुए, जो ब्रह्मांड की गहराइयों में घूम घूम कर ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश किया करते थे जहां पर कोई दूसरी सभ्यता रहा करती थी। इस नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन का एक लीडर था जिसका नाम लॉर्ड मार्शल होता है। लॉर्ड मार्शल और उसकी पूरी सेना दूसरे सिविलाइजेशन के प्लैनेट पर जाकर उन्हें पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते थे। दरअसल लॉर्ड मार्शल अपने साम्राज्य और उसके लोगों को पूरी ब्रह्मांड में फैलाना चाहता था, क्योंकि एक समय के बाद जब उनकी सिविलाइजेशन की संख्या बढ़ेगी तब वो ब्रह्मांड की अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देने वाली थी, लॉर्ड मार्शल अपने पूरे सिविलाइजेशन को अंडरवर्ल्ड में लेके जाना चाहता था। ये एक छोटा और अनोखा पार्ट होता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। लॉर्ड मार्शल यहाँ पर किसी दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों पर हमला करते समय उन्हें दो ऑप्शन देते हैं, या तो वो सारे लोग उनकी सेना में शामिल होकर लॉर्ड मार्शल की गुलामी करे या फिर अपनी जान से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। लॉर्ड मार्शल और उसकी पूरी सेना बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूर थी, जो कमजोर से भी कमजोर सिविलाइजेशंस को जिंदा नहीं छोड़ते। अब हमें ब्रह्मांड के अंदर एक अनजान प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम था। वहाँ पर तो एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा होता है। ठीक पीछे दिखाया गया कि एक बड़ी सी स्पेसशिप लगातार उस आदमी को मारने के लिए आ रही है। दरअसल इस आदमी का नाम रेडिक था, जिसे पकड़कर लाने के लिए एक बाउंटी हंटर ने उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा था। इसीलिए कुछ लोग लगातार रेडिक को पकड़कर वो इनाम लेना चाहते थे। गौर करने वाली बात ये थी कि रेडिक बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसकी भागने की स्पीड और शक्तियां कई ज्यादा होती हैं। रेडिक तो स्पेसशिप के बहुत सारे हमलों से आसानी से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप गया था, और अब देखते ही देखते रेडिक चालाकी से स्पेसशिप के ऊपर चले जाता है, जिसने कि स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारे के सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। और अब अंत में रेडिक उसी के अंदर एक आदमी को पकड़ता है, जिससे वो पूछ रहा होता है कि आखिर किस बाउंटी हंटर ने मुझे मारने के लिए इनाम रखा है। वो आदमी डर के मारे बताता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो हीलियम प्राइम नाम की एक प्लैनेट से बिलोंग करता है। अब रेडिक उस आदमी को प्लैनेट पर ही छोड़कर उसकी स्पेसशिप लेके अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ निकल गया था। रेडिक जा रहा होता है द हीलियम प्राइम प्लैनेट की तरफ। ये सफर बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला था, इसीलिए रेडिक स्पेसशिप के अंदर क्रायो स्लीप में चला जाता है। और अब रेडिक हीलियम प्राइम प्लैनेट के पास ही पहुंचने पर अपनी आंखें खोलेगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि रेडिक को सोने से पहले एक विजन्स आते हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद थी, जो उसे एक किसी इंसान के बारे में बता रही होती है। अब इस सीक्रेट के बारे में हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। अब यहाँ दूसरी तरफ एक अनजान प्लैनेट की बड़ी सी जेल में किसी खतरनाक अपराधी को लाया जा रहा था। ये अपराधी तो एक लेडी होती है जिसे कि पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा जाता था। अब यहाँ कई महीनों से लगातार अंतरिक्ष में सफर करने के बाद रेडिक हीलियम प्राइम नाम के प्लैनेट पर पहुंच गया था। रेडिक कैसे भी करके उस प्लैनेट पर अपनी स्पेसशिप को क्रैश लैंड कराता है। अब रेडिक ने उसी प्लैनेट पर रहने वाले इमाम नाम के अपने एक साथी को कांटेक्ट किया था। तब जाकर पता चलता है कि वो बाउंटी हंटर जिसने रेडिक के ऊपर बहुत सारा इनाम रखा हुआ था, वो और कोई नहीं बल्कि इमाम है। रेडिक तुरंत ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में इमाम के पास पहुंचकर पूछने लगा था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह थी जो तुम मुझे मारना चाहते थे। तब जाकर इमाम रेडिक को सारी सच्चाई बताता है। इमाम ने रेडिक को बताया कि इस ब्रह्मांड में नेक्रोमोंगर नाम की एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन सामने आने वाले किसी भी प्लैनेट पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेते थे। इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है, और अब शायद नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन की नजर हमारे प्लैनेट पर है, जो लगातार हमारी गैलेक्सी में बढ़ते आ रहे हैं। और सबसे पहले उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिविलाइजेशन का लीडर लॉर्ड मार्शल जल्द से जल्द पूरे ब्रह्मांड पर एकत्र कब्जा करना चाहता है। लेकिन रेडिक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इमाम ने उसे मारने के लिए उसके ऊपर इनाम क्यों रखे। तब जाकर इमाम वहां पर एक अजीब सी लेडी को बुलाता है जो एलिमेंटल सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी। इस सिविलाइजेशन के लोगों के पास अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं, जैसे कि इनविजिबल होना और एकदम सटीक फ्यूचर देखना। इन सिविलाइजेशन के लोगों को पता चल जाता था कि कुछ सालों में ब्रह्मांड का क्या संतुलन बना रहेगा, और तो और उनके ऊपर कौन से खतरे आ सकते हैं। उस एलिमेंटल सिविलाइजेशन वाली लेडी ने भी रेडिक को बताया उन खतरनाक नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशंस के बारे में, जो आज तक किसी के सामने झुकी नहीं है। आने वाले समय में
में वो पूरे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले एक अनजान सी भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अंदर फ्यूरिया नाम के एक प्लैनेट का रहीवासी लॉर्ड मार्शल और उसकी पूरी सिविलाइजेशंस को हराने की एबिलिटी रखेगा। जब ये बात लॉर्ड मार्शल को पता चली थी, तब वो फ्यूरिया प्लैनेट को पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देता है। लेकिन फ्यूरिया प्लैनेट का एक रहीवासी अभी भी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं पर जिंदा था, और ये रहीवासी और कोई नहीं बल्कि रेडिक ही होता है। यानी कि रेडिक के पास ही वो एबिलिटी है जिससे कि वो लॉर्ड मार्शल और उसकी सिविलाइजेशंस को हरा सके। और इसीलिए इमाम ने रेडिक को इस जगह पर बुलाने के लिए ये सारा खेल खेला, क्योंकि नॉर्मली बुलाने पर तो रेडिक यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं। रेडिक यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन बात अब जीने मरने की हो गई थी। इमाम रेडिक को जेसी नाम की एक लेडी के भी बारे में बताता है, जो कई सालों से तुम्हें ढूंढने के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में निकली थी। दरअसल जेसी वही लड़की होती है जिसे कि पिंजड़े के अंदर कैद किया जा रहा था। इमाम ने बताया कि जेसी तुम्हें अपना आइडल मानती थी और तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते चलते वो एक बहुत ही बड़ी अपराधी बन गई, जिसे सजा के तौर पर एक प्लेनेट पर कैद किया गया था। ये प्लेनेट सूर्य के बहुत ही ज्यादा पास होता है। उसका सरफेस इतना ज्यादा गर्म होता है कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। इसी वजह से प्लेनेट के ऊपर जेल बनाया गया होता है कि कोई वहाँ पर किसी को छुड़ा ना सके। रेडिक इमाम से कह रहा होता है कि तुम्हें जेसी का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो कुछ समय बाद हर अलग अलग प्लेनेट पर मूव होता रहता हूँ, तो मेरी लोकेशन का पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रेडिक उस प्लेनेट से जेसी को छुड़ाने जाने ही वाला था, तभी अचानक नेक्रोमोंगर की बड़ी सी सेना आकर प्लेनेट के ऊपर हमला करने लग जाती है। उनके पास बहुत ही एडवांस वेपन्स होने के कारण वो चारों तरफ हमला करने लगे थे। देखते ही देखते प्लेनेट की कई सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अफसोस की बात ये थी कि सिविलाइजेशंस के इस हमले में इमाम भी मारा गया था। रेडिक भी सामने आने वाले सैनिकों से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से रेडिक को भी थोड़ी देर के लिए शांत रहना पड़ा। बहुत ही कम समय में मार्शल और उसकी पूरी सेना ने इस प्लेनेट के लोगों पर कब्जा कर लिया था। लॉर्ड मार्शल तो अब बंदी बनाए गए लोगों के सामने आता है। लॉर्ड मार्शल का एक राइट हैंड था जिसका नाम वाकू होता है। ताज्जुब की बात थी कि वाकू भी फ्यूरिया प्लेनेट से बिलोंग करता था। दरअसल वाकू लॉर्ड मार्शल और उसकी सेना के संदेश को कन्वर्ट करके दूसरे सिविलाइजेशन को उनका संदेश कन्वर्ट करके बताता था। यानी कि वाकू एक तरीके से लैंग्वेज कन्वर्टर का काम किया करता है। अब यहाँ वाकू लॉर्ड मार्शल से कहने पर उन सारे बंदी बनाए गए लोगों से कहते हैं कि तुम सब मरना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो, और अगर जीना है तो हमारी सिविलाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा डराने के लिए लॉर्ड मार्शल के सिपाही कुछ लोगों को जान से मार दे रहे थे, जिससे डर के मारे लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर रेडिक ही था जो खड़ा होता है। वाकू रेडिक के पास जाकर उसे अपने घुटनों के बल बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन रेडिक बताता है कि मैं तो इस प्लेनेट पर अभी अभी आया हूँ और अब मुझे सिर्फ एक ही आदमी को खत्म करना है। ये वही सिपाही था जिसने उसके बहुत ही प्यारे दोस्त इमाम का कत्ल किया होता है। अब यहाँ पर लॉर्ड मार्शल और वाकू इस लड़ाई को देखना चाहते थे, इसीलिए वो अपने एक सिपाही और रेडिक को एक दूसरे के साथ फाइट करने की परमिशन दे देते हैं। अगले ही मोमेंट में दोनों में घमासान लड़ाई चालू भी हो गई थी। हालांकि उस सिपाही के पास हथियार मौजूद थे, लेकिन रेडिक इतना ज्यादा फुर्तीला और तेज होता है कि उसके सारे वार से बचते हुए वो उस सिपाही के ऊपर बहुत ही ज्यादा पलटवार कर रहा था। और अब देखते ही देखते रेडिक ने उस सिपाही को जान से मार दिया होता है। रेडिक के फुर्तीलेपन और शक्तियों को देखकर लॉर्ड मार्शल उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे, और अब वो कहीं न कहीं रेडिक को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लेते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले वाकू रेडिक को एक अजीब तरीके की मशीन के पास लेकर आता है। ये मशीन किसी की भी यादों में घुसकर उसकी बीती गई सारी चीजों का एक डेटा बनाकर दे देता था। रेडिक की बहुत सारी पुरानी यादों को देखकर वाकू को अब पता चल चुका होता है कि रेडिक एक फ्यूरियन है जो फ्यूरिया प्लेनेट से बिलोंग करता है। वाकू को पता था कि फ्यूरिया प्लेनेट का एक रहीवासी ही लॉर्ड मार्शल को खत्म करेगा, इसीलिए अब वाकू अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो रेडिक को पकड़कर जान से मार दे। रेडिक तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। पूरी नेक्रोमोंगर की सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी, पर जब तक उसे कोई स्पेसशिप नहीं मिल जाती तब तक वो इस प्लेनेट से बाहर नहीं निकल सकता। थोड़ी दूर जाने पर ही रेडिक के पीछे एक स्पेसशिप लग चुकी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जो शुरुआत में रेडिक को पैसों के लिए पकड़ना चाहता था। इसका नाम टॉम होता है, जो अपने आदमियों के साथ आकर फिर से रेडिक को पकड़ना चाहता था। लेकिन यहाँ पर रेडिक के दिमाग में एक प्लान था, इसीलिए वो खुद को टॉम के स्पेसशिप को सौंप देता है, जिससे कि टॉम के स्पेसशिप में मौजूद सारे लोग रेडिक को बंदी बना लेते हैं
हैं और प्लेनेट से दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल जाते हैं। टॉम की टीम ने तो रेडिक को बंदी बना लिया था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि रेडिक ने तो खुद ही चाहा है कि वो लोग उसे बंदी बना लें, जिससे कि वो उस खतरनाक प्लेनेट से बाहर निकल सका। अब टॉम अपने साथियों से बात कर रहा था कि हम इसे बेचने के लिए किस जेल में लेकर जाएं। तभी रेडिक ने कहा कि तुम यूथोपिया प्लेनेट पर जा सकते हो, जहां तुम्हें बाकी के मुकाबले डबल पैसे मिलेंगे। टॉम बड़ा ही लालची था, इसीलिए वो यूथोपिया प्लेनेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। दरअसल यूथोपिया प्लेनेट वही प्लेनेट था जहां पर जेसी को कैद किया गया होता है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि रेडिक ने टॉम को मैनिपुलेट किया अपना ही काम कराने के लिए, और अब उनकी स्पेसशिप निकल पड़ती है यूथोपिया प्लेनेट की तरफ। यहाँ लॉर्ड मार्शल को भी पता चल चुका होता है कि रेडिक फ्यूरिया प्लेनेट का एक रहीवासी था, लेकिन वो तो यहाँ से भाग चुका है। लॉर्ड मार्शल को उस भविष्यवाणी के भी बारे में पता था कि एक फ्यूरिया प्लेनेट का रहीवासी उसे खत्म करेगा, लेकिन लॉर्ड मार्शल के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, इसीलिए उसे भरोसा ही नहीं होता कि कोई नॉर्मल इंसान उसे खत्म कर सकता है। वो तो इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, पर तभी भी उसने अपनी सेना को रेडिक के पीछे भेज दिया था उसे पकड़कर लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वाकू, उसकी वाइफ और कुछ लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। वाकू का कहना होता है कि अगर कोई भी लॉर्ड मार्शल को मारने में कामयाब हो गया तब वो इस सिविलाइजेशन का नया लॉर्ड बन जाएगा। इसीलिए वाकू की वाइफ ने एडवाइस दी कि हमें लॉर्ड मार्शल को मारने के बजाय सबसे पहले रेडिक को मारना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से वही लॉर्ड मार्शल को खत्म करेगा, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तब रेडिक ही नया लॉर्ड बन सकता था। वाकू को भी अपनी वाइफ की बात ठीक लगती है, इसीलिए अब वाकू ने लॉर्ड मार्शल से कहकर अपने एक बहुत ही बहादुर सिपाही को रेडिक के पीछे भेज दिया था, जो रेडिक को ढूंढकर तुरंत ही उसे खत्म कर दे। वहाँ दूसरी तरफ टॉम और उसके सारे साथी रेडिक को लेकर यूथोपिया प्लेनेट पर पहुंच चुके थे। वो तो एक टनल के माध्यम से प्लेनेट पर मौजूद जेल के अंदर आ जाते हैं। प्लेनेट की सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए एक ऐसा टाइम आता था जहाँ पर इंसान जिंदा रह सकते थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम की स्पेसशिप अंदर घुस जाती है। उन लोगों ने तो रेडिक को जेल के वार्डन को सौंप दिया था। रेडिक को तो बाकी कैदियों के पास गहराइयों में लेकर जाया जाता है। वहीं टॉम जेल के वार्डन से पैसों की बात कर रहा था, लेकिन उन दोनों के मिसकम्युनिकेशन के कारण उनकी बीच डील हो नहीं पाती, और अब बहुत ज्यादा देर होने के कारण टॉम और उसके लोगों ने यहीं पर एक रात गुजारने का डिसाइड कर लिया था। रेडिक को जब जेल के अंदर लाया गया तब बाकी अपराधी उसके ऊपर हमला करने लगे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रेडिक जो उनसे ज्यादा पावरफुल था वो उनके बीच में रहे। रेडिक तो बिना डरे उन सभी अपराधियों के साथ बड़े आराम से लड़ता रहता है, पर अब उस जगह पर जेसी भी आ गई थी, जो रेडिक से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से रेडिक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेडिक ने उसे एक बार भी रिप्लाई देने का सोचा भी नहीं। रेडिक बताता है कि मैं अपने एक सीक्रेट मिशन पर था जहां पर मैं जरा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था, और इसीलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर कुछ अपराधी तो रेडिक के साथ मिल गए थे। उस जेल के अंदर अपराधियों को खाने के लिए अजीब तरीके के जानवर दिया करते थे, वो भी जिंदा। सबसे पहले उन अपराधियों को इन खतरनाक एनिमल्स को मारना पड़ता था और फिर उन्हें खाना पड़ता था, पर कई बार तो ये खतरनाक एनिमल्स उन सभी अपराधियों को ही मार देते थे। ये एक तौर पर अपराधियों के लिए सजा है। अब लगातार सारे अपराधी उन एनिमल्स पर हमला करने लगे थे, लेकिन एनिमल्स इतने ज्यादा खौफनाक होते हैं कि वो सामने आने वाले सभी को मारते जा रहे थे। पर अब उसके सामने रेडिक खड़ा होता है, जो उस एनिमल की आंख में लगातार देखता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे वो खतरनाक एनिमल रेडिक की बातें मानने लगा था। अब यहाँ वाकू, उसकी वाइफ और लॉर्ड मार्शल एलिमेंटल सिविलाइजेशन की लेडीज से सारी इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। उन्होंने तो अब रेडिक के भी लोकेशन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, इसीलिए वो अपनी सिविलाइजेशन को उस यूथोपिया प्लेनेट की तरफ भेज देते हैं। अब यहाँ जेल के वार्डन को पता चल चुका था कि टॉम और उसके सारे लोग जिस कैदी को यहाँ पर लेकर आए हैं वो नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन का अपराधी हुआ करता था, और अगर रेडिक यहाँ पर है तो नेक्रोमोंगर की सिविलाइजेशन यहाँ पर जरूर आएगी उसे पकड़ने के लिए। फिर इस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए अब जेल का वार्डन टॉम और उसके सभी लोगों पर हमला करने लग जाता है। वो तो सबसे पहले अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने लगा था। वहीं टॉम और उसके सारे साथी पैसे लेकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। रेडिक की टीम में जेसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अपराधी शामिल हो गए थे। रेडिक को भी इस बात का अंदाजा होता है कि उसे पकड़ने के लिए नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन यहाँ पर आने वाली है।
इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके प्लेनेट से बाहर निकलना होगा। पर सबसे बड़ा खतरा तो ये प्लेनेट ही है, और अगर वो सन की रोशनी के जरा भी कांटेक्ट में आए तब उनकी बॉडी जलने लग जाएगी। इसीलिए रेडिक और उसकी टीम को उस मोमेंट का इंतजार करना पड़ेगा जब प्लेनेट के ऊपर सूर्य की रोशनी कुछ मिनटों के लिए नहीं होती। लेकिन वो इस जगह पर ज्यादा देर तक भी नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ मिनट के लिए प्लेनेट का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता था। रेडिक की टीम यहाँ पर टॉम और उसके लोगों से थोड़ा फाइट करती है। उन्हें हराने के बाद रेडिक ने तो टॉम को जेल के अंदर ही बंद कर दिया था और अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगे थे। पर अब शायद 1 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। सूर्य की रोशनी लगातार उनकी तरफ बढ़ते रहती है। रेडिक जेसी की मदद करता है एक कोने के अंदर छुपने के लिए। सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा तेज थी कि रेडिक की टीम से बहुत सारे लोगों को जलाकर राख कर देती है। और अब तो देखते ही देखते नेक्रोमोंगर की एक स्पेसशिप वहाँ पर लैंड होने लग जाती है, जो रेडिक को पकड़ने के लिए आई थी। रेडिक के पास एक प्लान था कि वो नेक्रोमोंगर की स्पेसशिप का ही यूज करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर नेक्रोमोंगर के सिपाही तो लैंड करते ही उन सभी पर लगातार वार करने लगे थे, जिससे कि रेडिक और उसकी पूरी टीम को सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन करना पड़ता है। और अब इतना टाइम वेस्ट करने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। चारों तरफ जला देने वाली गर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। रेडिक सबसे पहले जेसी और अपने टीम मेंबर्स के प्रोटेक्शन का ध्यान दे रहा था और सिपाहियों को खत्म करके नेक्रोमोंगर की स्पेसशिप के अंदर रख दे रहा था। पर अब एक समय ऐसा आता है जब रेडिक थोड़ा घायल होकर वहीं पर बेहोश हो गया था। सूर्य की किरणें तो लगातार उसके बॉडी पर पड़ते रहती हैं, जिससे कि रेडिक का बॉडी पार्ट्स जलने लगे होते हैं। पर तभी नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन के कुछ सैनिक में से एक रेडिक को बचा लेता है और एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। दरअसल ये सैनिक भी फ्यूरिया प्लैनेट का एक मेंबर हुआ करता था, जो मजबूरी के कारण लॉर्ड मार्शल की सेना के लिए काम कर रहा है। उस सैनिक को अभी भी याद था कि कैसे लॉर्ड मार्शल और उसकी पूरी सेना ने फ्यूरिया प्लैनेट पर मौजूद उसके सारे फैमिली वासियों को मार गिराया होता है, और वो भी एक तरीके से लॉर्ड मार्शल से बदला लेना चाहता था। फ्यूरिया प्लैनेट के उस सैनिक को भी पता होता है कि रेडिक ही है जो लॉर्ड मार्शल को मार सकता है, इसीलिए वो रेडिक को अपनी स्पेसशिप लेकर जाने के लिए कह रहा था। जिसके बाद वो सैनिक सूर्य की किरणों में जाकर अपनी जान दे देता है। वहीं वाकू ने लॉर्ड मार्शल से एक झूठ कह दिया था कि उसने रेडिक को खत्म कर दिया है। पर तभी उस जगह पर अगले ही मोमेंट में रेडिक आ चुका था, जो लगातार सामने आने वाले सैनिकों पर हमला करता जाता है। सैनिकों ने तो जेसी को अपना बंदी बना लिया होता है, जो उसे भी अब अपनी सिविलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। रेडिक ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तो लॉर्ड मार्शल को चैलेंज करता है सिर्फ 1v1 फाइट के लिए। अब लॉर्ड मार्शल रेडिक को एकदम हल्के में लेता है, इसीलिए वो उससे फाइट करने के लिए आ गया था। देखते ही देखते रेडिक और लॉर्ड मार्शल के बीच एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। भले ही रेडिक ताकतवर था, लेकिन लॉर्ड मार्शल के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड मार्शल रेडिक के वार से बचते हुए उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहे थे। रेडिक तो मानो उनके सामने एक बच्चा लग रहा हो। जब भी रेडिक खड़े होने की कोशिश करता, लॉर्ड मार्शल उसे मारकर नीचे गिरा देते। पर अब जेसी, जो पूरी तरीके से उनकी सिविलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हुई थी, वो लॉर्ड मार्शल पर हमला करने चली जाती है। हालांकि लॉर्ड मार्शल बचकर जेसी पर ही हमला कर देते हैं, लेकिन इससे उनका ध्यान भटक गया था। जेसी तो दूर जाकर एकदम घायल हो चुकी थी, लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रेडिक छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके लॉर्ड मार्शल के पीछे से हमला कर देता है। भविष्यवाणी अब जाकर पूरी हो चुकी थी और रेडिक ने लॉर्ड मार्शल को मार दिया था। यानी कि लॉर्ड मार्शल के खत्म होने के बाद रेडिक ही इस पूरी सिविलाइजेशन का नया लॉर्ड होगा, और अब सभी को रेडिक की सारी बातें माननी होंगी। रेडिक जैसा भी चाहेगा नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। सिर्फ एक बात रेडिक के साथ गलत हो गई कि जेसी डैमेज होने के कारण मारी जाती है। पर अब रेडिक के कंधों पर एक जिम्मेदारी थी कि वो इस सिविलाइजेशन का यूज काफी अच्छी तरीके से करे। और इसी तरह हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।